तो दोस्तों आज हो गया 20 अक्टूबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारत में अगले साल तक कम से कम आधी आबादी कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकती है। मतलब भारत के 130 करोड़ लोगों में से लगभग 65 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। ऐसा दावा किया है भारत सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञों के एक पैनल ने, जिसके एक सदस्य ने सोमवार को यह जानकारी दी। हालांकि पैनल ने यह भी अनुमान लगाया है कि इतनी बड़ी आबादी के संक्रमण के चपेट में आने के बाद इस बीमारी की रफ्तार धीमी होने में मदद मिलेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमितों के मामले में भारत अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। भारत में अभी तक लगभग 75 लाख मामलों की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि सितंबर के बाद से देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी देखने को मिल रही है। वहीं भारत में फिलहाल पिछले एक महीने में रोजाना औसतन 61,390 नए केस सामने आ रहे हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को कहा है कि कोरोना महामारी की वजह से नागरिकता संशोधन कानून में देरी हुई। उन्होंने कहा है कि इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। जेपी नड्डा उत्तर बंगाल के सोशल ग्रुप से बातचीत कर रहे थे। नड्डा ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी सरकार पश्चिम बंगाल में बांटो और राज करो की नीति पर चल रही है। यहाँ की सरकार ममता की पार्टी का मकसद पूरा करने के लिए काम कर रही है, जबकि दूसरी ओर भाजपा सरकार सभी के विकास के लिए काम कर रही है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने कहा है कि सभी लोगों को नागरिकता बिल का लाभ बहुत जल्द मिलने वाला है। हम इसके लिए प्रतिबद्ध है। यह बिल अब संसद से पास हो चुका है। कोविड महामारी की वजह से इसको लागू होने में देरी हो गई है, पर अब धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं। अब नागरिकता कानून पर काम शुरू हो गया है और नियम बनाए जा रहे हैं। ये जल्द ही लागू किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने विश्वास जताया है कि 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा बंगाल में सरकार बनाएगी। आज की तीसरी बड़ी खबर। सीएम नीतीश कुमार की चुनावी सभा में युवक ने मंच पर फेंका पत्थर। जी आपको बता दें कि बिहार के गया जिले के अतरी विधानसभा क्षेत्र के जगदीश चंद्र उच्च विद्यालय के मैदान में सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संबोधित कर रहे थे। जबकि सीएम नीतीश कुमार अपना भाषण खत्म कर स्टेज पर लगी कुर्सी पर बैठने के लिए गए तो उसी समय सभा में मौजूद एक युवक ने एक के बाद एक 3 पत्थर स्टेज की ओर फेंका। हालांकि वो पत्थर किसी को नहीं लगा। फिर इसके बाद जब सीएम हेलीकॉप्टर के पास पहुंचे तो फिर अचानक भीड़ में से किसी ने पत्थर हेलीकॉप्टर की ओर फेंका। वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत उस युवक को पकड़ लिया। बाद में युवक को पूछताछ के बाद कड़ी चेतावनी देते हुए छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि पति पत्नी के राज में अपहरण उद्योग चलता था। वर्ष 1990 से 2015 तक उनके 15 सालों के शासन में नरसंहार, अपहरण और गुंडागर्दी का बोलबाला था। वर्ष 2005 से काम करने का मौका मिला तो हमने कानून का राज स्थापित किया। आज की चौथी बड़ी खबर। नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि जंगल राज की बात करने वाले के कार्यकाल में अपराध चरम पर है। सूबे में भ्रष्टाचार भी चरम सीमा को पार कर गया है। तेजस्वी यादव ने सोमवार को गया जिले के फतेहपुर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार ना तो युवाओं को रोजगार दे पाई और ना ही राज्य में लौटे प्रवासियों के लिए कुछ कर सकी, लिहाजा वो फिर से पलायन के लिए मजबूर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज किसी भी ब्लॉक या थाने में बिना घूस का कोई भी काम नहीं होता। बिहार की आम जनता अफसरशाही से त्रस्त है। डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। उन्होंने जंगल राज की बात करने वाले के कार्यकाल में अपराध चरम पर है। नीतीश चाचा 15 साल में ना तो एक भी कल कारखाना लगवा सके और ना ही युवाओं को रोजगार दे सके। हमारी सरकार बनी तो 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, ऐसा तेजस्वी यादव ने कहा है। आज की पांचवी बड़ी खबर। बिहार में चुनावी घमासान के बीच आरजेडी को लगा बड़ा झटका। शहनवाज आलम जो जोकीहाट से वर्तमान विधायक थे, उन्होंने पार्टी को छोड़ के एआईएमआईएम का दामन थामा और उसी की टिकट से लड़ेंगे चुनाव। कि मैं जिस लड़ाई को लेकर लड़ रहा था, मैं अब कमजोर हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि मेरा शागिर्द अख्तरुल जिस पार्टी को लेकर आया है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को भी मैं जानता हूँ, उनके बाप को भी जानता हूँ। ये जमामर्द लोग हैं। इन्होंने अगर हैदराबाद को तब्दील किया तो सीमांचल को तब्दील किया। उनके बड़े एहसानात रहे हैं और आज उसी खानवादा के चश्मो चिराग और वहाँ के चौकी के एमएलए जो राजद के एमएलए रहे, लेकिन आज इनको विश्वास हुआ, बड़े भाई दूसरी पार्टी में है चले गए, लेकिन इनको विश्वास हुआ कि नहीं साहब उस पार्टी में मैं था तो बड़ी बात नहीं थी। अगर एमआईएम में हम इलेक्शन लड़ेंगे तो सिर्फ हम एमएलए नहीं बनेंगे, बल्कि जनाब मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के सपने को शर्मिंदे ताबीर करने के जो पार्टी लड़ रही है, मेरे अब्बा के रूह को सुकून भी इससे पहुंचेगा। ये कदम इसने उठाया है और इस काम के लिए जनाब मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब, जिन्होंने कौमी सतह पर हर जगह एमआईएम की बड़ी मजबूत तर्जुमानी की है और अवैसी साहब को अपना कायद माना है
हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज के दिन में बहुत सारे लोग टिकट के उम्मीदवार थे। कोई पार्टी छोड़ के भागा, किसी ने गालियां दी, किसी ने इल्जामात लगाए, लेकिन मौलाना ने अपने मुकाम को और अपने मोहतरम मकाम को के साथ कोई समझौता होने नहीं दिया। उनके चंद शहदाई हैं, अभी भी यहाँ रंज हो रहे थे। यकीनन है कि जो लोग इनके साथ होते हैं तो उनको रंज होता है, इनसे मोहब्बत की दलील है। लेकिन मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि अगर मौलाना ने जनाबे भाई शहनवाज साहब की हिमायत का ऐलान किया है तो सच्चे हमदर्द अगर मौलाना के हैं तो अपने इमाम की पैरवी कीजिए। इमाम से पहले रुकू सुजूद में जो होता है वो जमात का बागी होता है, जमात का हमदर्द नहीं होता है। मौलाना ने जो कदम उठाया है उसका साथ दीजिए और मौलाना को मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि एमआईएम सीमांचल में नई तारीख रकम करेगी और लाखों जो यहाँ पर आबादी है, मजलूम आबादी, भिड़कती हुई आबादी, भूख से परेशान आबादी, नदियों से कटी हुई आबादी, पलायन का दंश झेलने वाली आबादी, ऐसे लोगों के लिए हम लोग इंसाफ का काम कर सकेंगे। हम अपनी दिल की गहराइयों से एमआईएम बिहार की जानिब से और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तक भी हम यह पैगाम पहुंचाएंगे कि जनाबे बिरादर अब्दुल्ला सालिम कमर कासमी साहब ने जो कुर्बानी दी है, पार्टी इसको कभी फरामोश नहीं आज सीमांचल की धरती पर बहुत बड़ी तारीख रकम की गई है। हमारे जोकीहाट विधानसभा के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी हमारे बड़े भाई शाहनवाज आलम के हाथ उनके सपुर्द की गई। हम इस 5 साल जब भी सैलाब आया, इमदाद लेकर आपके दरमियान में थे। इस 5 साल में जब भी बाढ़ की आफत आई, कई मेडिकल कैंप्स करने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब थे। हम हार गए, मगर जिसको आपने एमपी बनाया उन्होंने सीमांचल की बात नहीं की। जो हारे वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने सीमांचल की तारीफ पार्लियामेंट में की। वक्त आ गया है, वक्त में कमी भी है। आज यहाँ पर हमें एक बात कहता हूं, आपसे रुखसत चलो। ऐ बुजुर्गों, ऐ नौजवानों, 5 साल की कड़ी मेहनत हो गई है। अब उस ऐवान में हमें हमारे शहरों को पहुंचाना है। उस असेंबली में हमें पहुंचाना है अपने शहरों को। उस असेंबली में अब आपकी बात होगी। उस असेंबली में सीमांचल के नौजवानों के रोजगार की बात होगी। अब उस असेंबली में जहां कोई ने बात नहीं किया, यहाँ के तब्दीली की बात होगी। अब उस असेंबली में आपके लिए गिड़गिड़ाया नहीं जाएगा, आपका हक छीना जाएगा, आपके लिए लड़ा जाएगा, आपके लिए मारा जाएगा। और उस वक्त के फिर चाहे कोई भी हो, उनके हाथों में आगे डालकर आपकी तरक्याती कामों के लिए लिया जाएगा। क्या मैं इस उम्मीद से यहां से जा सकता हूं कि इज़हार असफी साहब यहां के विधायक होंगे? क्या मैं इस उम्मीद से जा सकता हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ताकत को ज्यादा मत देगी? क्या मैं इस उम्मीद से जा सकता हूं कि बुजुर्ग अपनी दुआओं से हमें नवाजेंगे? क्या मैं इस उम्मीद से यहां से रुखसत दे सकता हूं कि मेरे नौजवान असदुद्दीन अवैसी साहब को ताकत बख्शेंगे? मेरा बड़ा भाई इज़हार असफी यहाँ के विधायक होंगे इंशाअल्लाह। बस इन चंद गुजारिशात के साथ, वक्त बहुत लंबा है। इंशाअल्लाह शेर की भी आमद होगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी